सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से मुनफरिद और गहरे रहे हैं। ये रिश्ता सिर्फ सिफारतकारी या रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं रहा। इसकी जड़ें एतमाद, भाईचारे और मजहबी रिश्तों में पेवस्त हैं। हरमैन शरीफैन का एहतराम, सऊदी आवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और पाकिस्तान की अफवाज की दहाइयों पर मुहीत खिदमात, ये सब इस ताल्लुक को मुस्लिम दुनिया में एक मिसाली मकाम देते हैं। अब ये ताल्लुक एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इस बात का वाज़े ऐलान है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के दिफा और सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। ये सिर्फ फौजी ताउन की बात नहीं बल्कि एक मुश्तरका विजन जिसमें अमन है, इस्तेहकाम है और तरक्की के अहदाफ पोशीदा हैं। नाज़रीन, अब ये खित्ता बदल रहा है। मशरिक़ वस्ता हमेशा तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का मरकज़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने वाज़े पैगाम दिया है कि ताउन और इत्तेहाद ही असल अमन की ज़मानत है। लेकिन यह मुआहदा सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि यह आलमी मंजरनामे पर भी एक मिसाल है कि दो ममालिक एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर न सिर्फ अपनी सलामती को मजबूत बनाते हैं बल्कि आलमी अमन में भी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये दिफाई मुआहदा 7 दिहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात का तसलसल है जो अब एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये एक अहद है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक दिफा ही नहीं बल्कि मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदानों में भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ मसला फ़लस्तीन पर आलमी मंजरनामा भी तेज़ी से बदल रहा है। वो मगरबी दुनिया जो तवील अरसे तक इसराइल के एकतरफा बयानिए की हिमायत करती आई है, अब पहली बार फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले कर रही है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने वाज़े ऐलान किया है कि फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किया जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब गज़ा इंसानी अलमिया का शिकार है और लाखों फ़लस्तीनी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। मगरबी ममालिक ने इस नुक्ते को तस्लीम किया है कि 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन की वाहिद ज़मानत है, मगर अमरीका अब भी हठधर्मी पर कायम है जो इन ऐलानात को सिर्फ नुमाइशी इक़दामात करार दे रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक उनके नज़दीक असल तरजीह संजीदा सिफारतकारी और इसराइल की सिक्योरिटी है, ना कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर स्टेट तस्लीम करना। जबकि इसराइली क़यादत वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार करती दिखाई दे रही है। ये सूरत हाल की कई सवालात को जन्म दे रही है कि क्या मगरबी दुनिया का बदलता हुआ मौक़िफ़ फ़लस्तीनी जद्दोजहद के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है? क्या ये महज अलामती इक़दामात हैं या आलमी सियासत में वाकई एक बड़ी तब्दीली की निशानी है? और सबसे अहम, अमरीका की हठधर्मी इस नए आलमी इत्तफ़ाक़ राय पर कैसे असरअंदाज होगी? इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जो पैनलिस्ट, उनका ज़रा मैं बता दूं आपको। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक ये जो एग्रीमेंट है, ये डिफेंस पैक्ट जो एक पैक्ट हुआ है बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान, ये डिफेंस के एस्पेक्ट से कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या ये मुआहदा जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो रीजन है उसमें एक नई पोजीशन पर ला सकता है? देखिए, डिफेंस तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है ना कि हम डिफेंस का एक पैक्ट हुआ है और उसमें पाकिस्तान का स्टेटस अपग्रेड हुआ है, ठीक है जी। लेकिन हम सऊदी डिफेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा थे, लेकिन अब समझिए ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इसका जो जड़ें हैं या जो इसका बीज था, ये उस वक्त बोया गया था जब पाकिस्तान ने मई में इंडिया को बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट दी। पूरा जो पाकिस्तान के हवाले से कॉन्सेप्ट है ना, बहैसियत स्टेट, बहैसियत सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दुनिया में तब्दील हो गया। वेस्ट में भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ और आपने देखा कि मिडल ईस्ट में भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ।
दूसरा फैक्टर जाहिर है दोहा था, हालांकि बहुत कैटेगोरिकली सऊदी अरब ये बात कहता है कि ये इंसिडेंट स्पेसिफिक नहीं है और ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि ये हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक ना हो लेकिन इंसिडेंट स्पेसिफिक जरूर है। और अब बहुत सारे मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ है ये उसका मिलिट्री फेस है। तो यूएस के लिए भी ये एक समझिए इन सम वेज एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब उनकी जो डिफेंस अश्योरेंस थी या जो उनकी डिफेंस सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी वो काफ़ी नहीं है। और सऊदी अरब जो है उसने डाइवर्सिफिकेशन की है और हो सकता है दूसरे ममालिक भी इस पे गौर कर रहे हों। इंडिया के लिए इसका मतलब ये है कि पहले वो कहता था कि इंडिया पाकिस्तान हमें चाइना के साथ मिलकर डिफीट करता है, तो आज तो इंडिया के लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है और शायद तुर्किया भी है, और मैं इसमें ईरान और अजरबैजान का नाम भी नहीं ले रही। तो ये फैक्टर हो गया इंडिया के लिए। फिर पाकिस्तान के लिए सेल्फ जब ऐसी कन्वर्जेंस होती है तो उसका जरूर एक इकोनॉमिक डिविडेंड या इकोनॉमिक स्पिल ओवर होता है। तो जाहिर है पाकिस्तान के स्टैचर में भी इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के सिफारती कद भी बुलंद हुआ है और पाकिस्तान का क्लाउड ग्लोबल साउथ में भी इंक्रीज हुआ है। आप सोचिए इन सम वेज के अगर इसके पीछे रशिया का और चाइना का भी वेट है तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक मीडिएटिंग स्टेट है, एक ब्रिज स्टेट है। अल्टीमेटली जो आप बात कर रही हैं, बड़ा आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको एनालाइज किया है। ये लिंकिंग तो है, सऊदीया पे अटैक का मतलब पाकिस्तान पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक का मतलब चाइना पे ही अटैक, उसके जो प्लान्स हैं, जो उसकी स्ट्रेटजी है, जो उसकी एक खित्ते में हिकमत अमली है, उस पर अटैक, और चाइना के साथ इंगेज होने का मतलब रशिया। सो आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको एनालाइज किया है और ये ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं ज़रा लेट मी टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉक्टर कमर चीमा। हाउ डू यू एनालाइज दिस चीमा साहब? देखिए, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी, ये एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा सऊदी अरब से हमेशा रहता था, लेकिन अब ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है। सो ये एक तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो यहाँ पे बुनियादुल मरसूस मार का हक पाकिस्तान ने लड़ा, उसमें दुनिया को हमारी कैपेबिलिटी की समझ आई, क्योंकि पिछली जो लीडरशिप थी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर शायद कि हम लड़ नहीं सकते या हमें लड़ना नहीं चाहिए या हमें एक हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक्स पे चला गया, बट हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना शायद वो अब इतनी नहीं रही। तो हम जो ट्रांजिशन कर रहे थे उस ट्रांजिशन को बड़ा गलत महसूस किया गया साउथ एशिया के अंदर, लेकिन जैसे ही ये मार का हक हुआ तो दुनिया ने रियलाइज़ किया कि नहीं, इनकी जो कैपेबिलिटी है दैट स्टिल स्टैंड्स देयर, और उन्होंने हमें दोबारा वैसे ही हम इंगेज हो गए। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं इसमें जो बात करना चाहूँगा कि हमें इसको प्योरली एक मिलिट्री टर्म्स में नहीं देखना चाहिए, सिर्फ इसको ब्रॉडर एंगेजमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम मिलिट्री सेंस में देखेंगे, देखिए डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हमारी सऊदी अरब के साथ होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जॉइंट प्रोडक्शंस होंगी, मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो हम मिल के बनाएंगे, ट्रेनिंग्स होती हैं वो तो पहले भी होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हम एक काम करते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और SIFC के ज़रिए आपको पता है कि इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी माजी में ये काम कर चुके हैं, डेलीगेशन पाकिस्तान आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक नई चीज़ होगी अगर हम एक जैसे हम चाइना के साथ मिलके हम डिफेंस अपनी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कर रहे थे, हमने JF-17 बनाया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, एक तो ये चीज़ है। सो इसको इस एंगल से भी देखें, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसी में आती है। देन आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो जब इनफॉर्मल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था तो ऑपरेशनल रेडीनेस उस तरह नहीं होती थी, फिर अब फोर्सेस के दरमियान एक इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग अगर हम थोड़ा लिमिटेड कर रहे थे तो हमने उसका स्कोप जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोसाइटियल सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क मैं समझता हूँ ये इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी देर से काम कर रहे थे और उसका मौका क्योंकि अब आया इत्तेफाक से, तो उसकी जारी बात है उसकी जो उसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे आर्गूमेंट्स आ गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी
जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, नेशनल रिजॉल्व है, लीडरशिप की क्लैरिटी है, एंड पर्टिकुलरली फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये प्रोसेस शुरू किया, मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उसको ये किस तरह से कवर या केटर करेगा, और ये पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान को किस हद तक प्रैक्टिकल सपोर्ट फराहम करेगी। जिस तरह डॉक्टर कमर चीमा कह रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, बहुत सारे डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी एक हिस्ट्री भी है, हमारी यहाँ से लेबर भी जाती रही है, हम भी मिडल ईस्ट को अपनी सपोर्ट देते रहे हैं, उनकी एयरलाइंस से लेके डिफरेंट उनके सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते रहे। तो इसमें आप कैसे देखती हैं, इकोनॉमिकली कैसे ये हमें बेनिफिट करेगा? देखिए, जितना भी हम लोग ये चाहें कि इसका कोई इकोनॉमिक स्पिल ओवर हो, किसी इकोनॉमिक स्पिल ओवर की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जब आप किसी मुल्क के साथ एक गुड स्पेस में होते हैं तो फिर डिविडेंड्स आते हैं। और क्योंकि सऊदी अरब ने कोई हमें इन टैक्स और अरेंजमेंट्स के बगैर भी बेल आउट दिए हैं, डेफर्ड पेमेंट्स फॉर ऑयल, दीगर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जहां वो हमें सपोर्ट करता रहा है। बट बिकॉज पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ एक गुड स्पेस में है, एक डिफेंस पैक्ट है, तो जाहिर है कि फिर इंक्रीज होगा ये गुडविल और इसके डिविडेंड्स आएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को जो अपना हाउस है वो ऑर्डर में लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जब कंट्री होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और अभी एक विजिट लाइंड अप है, बट हम MOUs तो साइन कर लेते हैं और फिर वो MOUs पड़े के पड़े रह जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम उस लेवल और पेस पे हैं कि हम इस तरह का काम करने के लिए तैयार हैं। यानी आप कह रही है मैन पावर अगर भेजनी है तो स्किल्ड मैन पावर जाएगी, वो ज़माने चले गए जिस तरह हम पहले करते थे। अगर हमने अपने मिनरल्स और दीगर रिसोर्सेज में उनको इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान, स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए ताकि हम वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से कर सकें, जो भी प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली। क्योंकि हमने तो अगर मिडल ईस्ट को पर्टिकुलरली अगर सऊदी अरब को देखें तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना चाइना, अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस जो है वो बड़े बेटर तरीके से रखने की कोशिश की है इन लास्ट 4, 5, 6 ईयर्स स्पेशली। और आप ये कह रही हैं कि हमें भी अपनी स्किल और अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने होंगे, सिर्फ MOUs तक मामला नहीं रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि जो उनके कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस करने की जरूरत है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वहाँ पर जो लोग गए उस पर सवाल आया है, बेगरी के इश्यूज हुए हैं, हमारी इंटरनली भी फ्रेमवर्क में कुछ कमजोरी है। और देखिए, हमें सऊदी अरब के साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, अमेरिका के साथ भी और बीजिंग के साथ भी। तो इकोनॉमिक डिविडेंड ऐसे ही कंटिन्यू होंगे, लेकिन डिफेंस पैक्ट ने पाकिस्तान के दफा को भी मजबूत किया है और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के स्टैचर और क्लाउड को इस काबिल समझा है कि हम इस फॉर्मल अग्रीमेंट में जुड़े हैं। एंड इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। अभी देखना है कि ये किस तौर आगे बढ़ती है, क्योंकि इंडिया से रिजेंटमेंट है, इजराइल से रिजेंटमेंट है, अमेरिका का भी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी देखना है कि ये आगे किस तरह अनफोल्ड होता है। पाकिस्तान ना तो इजराइल से जंग चाहता है और ना सऊदी अरब इजराइल से जंग चाहता है। डिफेंस डेटरेंस, एक्सटेंशन ऑफ डेटरेंस है। इसके अलावा इसको मजीद हाइट में जाकर और इसको और भी देखना चाहिए कि हम कोई बुलवर्स बन गए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के डिफेंस की। नेटो इसको कहा जा रहा है जस्ट बिकॉज इसमें म्यूचुअलिटी का, म्यूचुअल होने का एक वर्ड शामिल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी देखना है ये किस और आगे बढ़ता है। ठीक। सो ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें इस पैक्ट के बाद आपको क्या लगता है डॉक्टर साहिबा कि क्या ये कोई एक कलेक्टिव एफर्ट्स हो सकती हैं आगे, कोई ऐसा कोई जिस तरह नेटो की तरह की एक फोर्स बनी थी, इस तरह का भी कुछ स्टेप्स फ्यूचर में हो सकते हैं अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो? देखिए, इसको लोग न्यू नेटो भी कह रहे हैं, नेटो ऑफ द ईस्ट भी कह रहे हैं, इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं, मिलिट्री फेस ऑफ द साउथ भी कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अभी देखना ये है कि जो स्पेकुलेट किया जा रहा था और इसाफदार साहब ने और दीगर लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि मजीद ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे,
वो किस तौर आगे बढ़ता है, वो बी लाइन बनती है या वो सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। अभी कतर ने भी एक बड़ा क्रिटिकल स्टेप लिया है, उन्होंने जो एक स्पोर्ट्स पैराडाइम है उससे इजराइल को बाहर किया है। इजराइल इस वक्त आइसोलेटेड है, आपको पता है 3 स्टेट्स ने जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इजरायली स्टेट को रिकग्निशन भी दी है। तो इस वक्त जो यूएन जनरल असेंबली का इजलास होगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं, इसके बाद एग्जैक्टली डिटर्मिन होगा कि पैलेस्टीनियन स्टेट से खदोखाल किस तौर उभरते हैं, अगर उभरते हैं, और फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इजराइल के अंदर किस किस्म का पुशबैक मिलता है, क्योंकि अब इजराइल में भी फिक्र है कि ये वॉर मॉन्गरिंग जो है इजराइल को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रही है। इजराइल के कोई दोस्त नहीं है अलावा शायद अमेरिका के। राइट। तो डॉक्टर चीमा साहब, आपकी क्या पोजीशन है इस सारे मामले पर? देखिए, बात यह है कि रिगार्डिंग मिडल ईस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है या क्या कर रहा है, देखिए मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि जो मिडल ईस्टर्न जो उस दिन OIC का और अरब लीग का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कमज़ोर था और उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि GCC में, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह के हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लार्जली। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि हम ये जो इज़राइल की बात की जा रही है, इज़राइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आइसोलेटेड है, उसके दोस्त नहीं रहे, उसको बस अपने ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं। ना वहाँ कानून की कोई हुक्मरानी रही, ना इंटरनेशनल लॉ, ना लिबरल ऑर्डर, ना UN चार्टर। सैकड़ों सहाफ़ी मारे गए, सैकड़ों UN के लोग मारे गए, वो कानून नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। सो वो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और वो कर रहे हैं। इसीलिए देखें, जो करीब 3 पार्टनर थे इजराइल के, बरतानिया को देख लें, फ्रांस को देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, आयरलैंड जी। तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है। जितना ज़्यादा 2 स्टेट की बात हो रही है उतना ज़्यादा वो सख्त हो रहे हैं। और कल बात चल रही थी कि जी वो वेस्ट बैंक में कुछ इलाके जो हैं वो कब्जे कर रहे हैं। सो सवाल ये है कि यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रोज अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता है। मुझे ये बताएं कि ये क्या ये वाकई पॉलिसी शिफ्ट है वेस्ट में जो रिकग्निशन हो रही है पैलेस्टीनियन स्टेट की, या फिर ये सिर्फ सिंबॉलिक है? मैं नहीं समझता ये कोई पॉलिसी शिफ्ट है। मुझे लगता है कि जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गजा में हो चुके हैं उसको ये कुछ ममालिक जो हैं वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल ओपिनियन, कि एटलीस्ट हमारे बारे ये तासुर बन जाएगा कि जनाब हम ने तो रिकग्नाइज कर लिया और हम ये कर बैठे हैं। So, and at the same time they are trying to control their own people as well, because we have seen massive protest in Europe against this war. बिल्कुल जी, उन्हें वो प्रोटेस्ट। और दूसरा ये है ना कि पूरे वेस्ट के अंदर मीडिया हो, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, यूनिवर्सिटियों के अंदर यूथ को ये बताया जाता था जी कि हम लिबरल ऑर्डर को, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, इंटरनेशनल लॉ को अहमियत दे रहे हैं। तो जब आए रोज वहाँ पे वही वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है इंटरनेशनल गजा की सिचुएशन को, तो वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे कि ये अब हम किसको कैसे डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें कि हाँ जी हम बातें तो कुछ और लिखी हुई हैं, हो कुछ और रहा है, ओपिनियन भी नहीं बना सकते, कुछ UN में कुछ कर भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो है ये एक जो एक दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई है वेस्टर्न ममालिक के, ये उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए एक चीज़ है। और वो अभी जैसे सऊदी अरब और फ्रांस ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुला ली, कल उन्होंने इकट्ठी स्टेटमेंट दे दी। तो मेरा नहीं ख्याल इससे तो ये पोस्टरिंग कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी जस्ट पोस्टरिंग है, मेरा नहीं लगता कुछ और है। ओके, सो आपको लगता है कि क्या कुछ और कंट्रीज भी अब इस ट्रैक पर आ जाएंगी ये सब कुछ देखकर, जो कुछ इन 4 मुल्कों ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज किया है, और मुल्क भी आएंगे इस लाइन में, और अमेरिका या इजराइल पर मतलब थोड़ा सा प्रेशर भी आएगा ये सब सिचुएशन देखकर? देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि और भी 10 मुल्क आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि 150 मुल्क तो ऑलरेडी, तो अगर 150 के 170 भी हो जाएं, सवाल ये है कि जो रिलेक्टेंट पावर्स हैं
वो क्या फैसला करती हैं, चाइना इसमें क्या रोल प्ले करेगा, क्या चाइना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इन अ सेंस कि वो साइलेंट है या वो कंडेम कर देगा। सो वो ममालिक जो कुछ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अब्राहम अकॉर्ड किया गया था तो क्या अब्राहम अकॉर्ड को रिविजिट करने की कुछ सोचा जा रहा है? अगर जीसीसी अपना डिफेंस इकट्ठा कर रही है तो उस हवाले से जो कतर में हुआ उस पर जीसीसी ने क्या किया है, फॉरगेट अरब लीग एंड ओआईसी क्या करेगी? सो मुझे लगता है कि ये जब तक या तो अमेरिका के अंदर ओपिनियन, और वो नहीं बदल रही, आपने डेमोक्रेट से रिपब्लिकन पे वो चले गए हैं लेकिन ओपिनियन नहीं बदली, जो पहले था उससे मजीद सख्त ओपिनियन आई है, जो क्राइम कर रहा है इजराइल, कोई सोच नहीं बदली वाशिंगटन के अंदर। सो चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, क्या कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन सब बनने की? आप देखें ना, महमूद अब्बास को अगर वीजा ही नहीं दिया जाता यूएन का तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ इट्स ओन लॉ, अमेरिकन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तब डिपेंड करती हैं कि जब या तो मुल्क कुछ फैसला करें कि कोई एक्शन लें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, या बड़ी ताकतें जैसे चाइना है वो इसके ऊपर एक डिस्कशन शुरू करे, एक डिस्कोर्स शुरू करे कि क्या मौजूदा जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये इररेलेवेंट हो चुका हुआ है, या तो इसके ऊपर बहस शुरू हो, वो भी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंक्रीट स्टेप लिया जा रहा है। ये जो कुछ अरब वर्ल्ड, ये जो कुछ वेस्टर्न ममालिक कर रहे हैं, ये अपने ही बनाए हुए प्रिंसिपल्स की क्योंकि खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। सो अब कोई हल नहीं है सिवाय इसके को कंपनसेशन दी जाए, और वो कंपनसेशन देने का ये तरीका, और वो भी 3 साल बाद जब 1 लाख बंदा मारा गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये देयर इज समथिंग कंक्रीट गोइंग ऑन। they are trying to cover it up. जी तो थैंक यू। ये चाइना को सामने आना चाहिए था, बाकी मुल्कों को आना चाहिए। जी थैंक यू डॉक्टर कमर चीमा, डॉक्टर हुमा बकाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। इसके लिए इजलास 29 सितंबर को बुलाने की तजवीज़ है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म लंदन के दौरे के बाद अमरीका रवाना हो गए हैं। वो आज अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए निहायत अहम समझी जा रही है। बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। इसी दौरान जनरल असम्बली का भी अहम इजलास मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के दौरा बरतानिया और अमरीका में क्या अहम मुलाकातें या पेशरफ्त होगी या हो सकती है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कौसर जावेद साहब, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बोल टीवी के, वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं, और चौधरी तबरेज़ औरा साहब बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं लंदन से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मुझे ये बताइएगा कि मैं ज़रा चौधरी तबरेज़ आपकी तरफ आता हूँ कि वज़ीर आज़म के 4 रोज़ा दौरे के दौरान उनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स जो हुई हैं उससे मुताल्लिक क्या आपके पास इत्तलात हैं, क्या सूरत हाल रही है, और वो जो एक ओवरसीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका क्या अहवाल है? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं उसको खुफिया ही रखा गया है, मासवाए के जो OPF के ज़ेरे तमाम कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है उसमें जो उनका खिताब था, और जो हमारे पास मालूमात है उसके मुताबिक उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप भी करवाया है, और उसके साथ साथ कुछ निजी मुलाकातें की हैं, और उसके साथ साथ कुछ सरकारी मुलाकातें भी हुई हैं, और ख़ास करके जो आगे अब वज़ीर आज़म साहब यहाँ से रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है उसके हवाले से भी काफ़ी उनकी जो है वो मीटिंग्स हुई हैं कि वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, और उसके साथ ये मुतवक्की है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं उनसे भी मुलाकात होगी। तो ये वो सारी मसरूफियात थी वज़ीर आज़म साहब की जिस पर वो काम करते रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बरतानिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की है पैलेस्टीनियन स्टेट को तस्लीम करने की, लेकिन अमेरिका ने ज़ाहिर है उसके ऊपर उसको एक सिंबॉलिक करार दिया है। सो इस डेवलपमेंट को लेकर बरतानिया में इस वक्त क्या डिस्कशन है? जो वॉइसेस मैटर करती हैं उनके यहाँ या गवर्नमेंट में या पब्लिक में क्या ओपिनियन है इसको लेकर?
जी, पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस है और इसको वेलकम किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहले यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने ऐलान किया था कि हम फ़लस्तीनी रियासत को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बस बताऊँ कि यहाँ पर चूँकि ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ एहतजाज जो है वो बड़े पैमाने पर होते हैं और फ़लस्तीन को लेकर यहाँ काफ़ी NGOज़ यहाँ मुतहरक थी। वहीं पर जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी बड़े मुतहरक थे और उन्होंने इवन के जब इसराइली सदर का दौरा था यहाँ लंदन में, उस वक्त भी उन्होंने एक लेटर लिखा था और जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुख्तलिफ जमातों के, जैसे लेबर के हैं, कंजर्वेटिव के हैं, कुछ इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने खत लिखा था कि उनको वेलकम ना किया जाए क्योंकि यहाँ पर ये तासर था कि वहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको मारा जा रहा है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है और ख़ास करके जो फूड है वो उनका प्रोवाइड नहीं की जा रही। जो कन्वाए जाते थे फूड लेकर उसको रोक लिया जाता था। तो इसको लेकर यहाँ पर ना सिर्फ अवाम बल्कि मेंबरान पार्लियामेंट, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट जो है उन्होंने अवाम को आके जवाबदेह होना होता है और यहाँ पर अवाम सवाल पूछते हैं और उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाता है। तो इसलिए वो इस मामले को बड़ा सीरियस लेते थे और वो सारी ये आप कह लें कि अवाम का भी प्रेशर था, मेंबरान पार्लियामेंट का भी प्रेशर था और साथ ही साथ जो यहाँ के हल्का अहबाब हैं जिनकी ताकत है, जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके भी ये मर्जी थी कि जो फ़लस्तीनी रियासत है उसको मंजूर किया जाए ताकि उनमें बसने वाले जो लोग हैं वो इंसान है और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए कम अज कम उनकी जिंदगी। अब ये बताइए ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा ये सिंबॉलिक है, तो इस पर अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस आया है? जी, अभी तक इसका कोई रिस्पांस जो वाज़ेह तौर पे वो तो सामने नहीं आ सका, लेकिन इन्होंने एक तहिया किया था और उसको उन्होंने अवाम के साथ वादा किया था और उस वादे को बरतानवी जो हुकूमत है, लेबर की जो हुकूमत है, उन्होंने वफा किया। आपको मैं ये बताऊं कि फ़लस्तीन के मसले को लेकर जो ख़ास करके पाकिस्तानी और कश्मीरी ओरिजिन MPs हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ पोस्टों पर पहले जो है वो रिज़ाइन किया था ताकि हुकूमत को ये मालूम हो सके, हम बावर करा सकें कि वहां पर कितना जुल्म और सितम हो रहा है। तो इसलिए आप चूंकि ये इत्तेफाक हो गया, फैसला हो गया, देखें मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ रिलेशन होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ये तो नहीं हो सकता कि हर मुल्क जो अपना उनका एक तरीकाकार है उसको लेकर दूसरे चले। तो इसलिए बरतानिया पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अमेरिका क्या सोचता है। अब अमेरिका क्या सोचता है, जरा ये कौसर जावेद साहब से पूछते हैं, हमारे अमेरिका में नुमाइंदे हैं। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म अब जो हैं वो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और फ्रांस की जो सरबराही में फ़लस्तीन पर होने वाली एक कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस को ज़रा ये हमें बताएं कि अमेरिका में कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की बात की जा रही है इसके कितने % चांसेस हैं और इसमें इश्यूज़ क्या होंगे, कुछ इत्तलात हैं आपके पास? जी आदर वाजिद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा बड़ा प्रोडक्टिव और बर वक्त जो इवेंट है उसके बारे में आप करते हैं अपना शो, अपना प्रोग्राम, तो शुक्रिया बहुत। तो जहाँ तक मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के इम्कानात हैं, वो इम्कानात मौजूद हैं लेकिन हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले तो ये ज़राए ने बताया था कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कोशिश करे कि वाइट हाउस में कोई टाइम मिल जाए, वो टाइम नहीं मिल सका। अब तवक्को है कि साइड मीटिंग्स में UNO में जिस वक्त मीटिंग जारी होगी तो इस बात के इम्कानात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप से चंद मिनटों के लिए मुलाकात हो सकती है। दूसरा, जो अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं पहुँचे न्यूयॉर्क में, थोड़ा सा ताखीर हुए उनके, तो अब आके इसमें जो UNO का सेशन आज से शुरू हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो फ़लस्तीन का जो मसला है उसकी इम्पोर्टेंस है, जो नहायत ही जो टॉक ऑफ द UNO इस वक्त होगा वो ये मसला फ़लस्तीन होगा, जिसके लिए यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी हुकूमत है या जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है UNO में, फ्रांस और सऊदी अरब जो होस्ट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, उसमें 100 से ज़्यादा ममालिक है जो वो शिरकत करेंगे। उसका
जो टॉपिक है वो भी फ़लस्तीन है। जी सो ये बताएं, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसका क्या शेड्यूल है यूनाइटेड जनरल असम्बली के अंदर, यूनाइटेड नेशन में? जी अभी आज प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचेंगे यूएनओ में। उसके बाद जो साइड मीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं या हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनसे मुलाकातें होंगी। और जो मौजूदा जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पे यूएनओ में और वाशिंगटन में वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं। और दीगर जो वज़रा हैं वो अपनी सरगर्मियाँ, साइड मीटिंग और मुख्तलिफ जो यूएनओ के लेवल के जो उसमें मंदूबीन हैं उनसे मुलाकात हो रही है। जो आज बल्कि कल से ही वो मुलाकात जारी थी। अभी जो वज़रा है वो एक दो पहुंचे हैं वहाँ पे, तो वो साइड मीटिंग में मसरूफ़ है। बाकी जो आज से इजलास शुरू होगा तो बाकायदा जो इजलास भी शुरू होगा उसके भी सेशन होंगे और जो साइड मुलाकातें हैं वो भी होंगी। कौसर साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि एक इलेक्शन से पहले का अमेरिका था डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत वाला, फिर एक वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद वाला अमेरिका था, वो तो हमने खुद विटनेस किया वहाँ पे और सबसे सूरत हाल देखी। अब कुछ महीने गुजरने के बाद का जो अमेरिका है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या वहाँ पर पोजीशन है, ये टैरिफ वॉर से लेके और जो स्टांस थ्रू आउट चीज़ों के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट ले रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर मैं इस पे पूछूं ये पैलेस्टाइन के ऊपर जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है, इसराइल को एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से जो सपोर्ट कर रहे हैं, सो अब अमेरिका में क्या सेंटिमेंट है ओवरऑल और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर भी इस पर? देखें, जो आप यहाँ पे आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है अमेरिका का, पॉलिटिक्स का भी और यहाँ के एटमॉस्फेयर का भी। यहाँ पे कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है या जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई काम ऐसा नहीं करती जो अमेरिका के इंटरेस्ट में ना हो। लेकिन जो इलेक्शन के बाद आपने देखा कि जो एकदम से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो इंडोर हो गई। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कौसर जावेद और चौधरी तबरेज़ हमारे साथ मौजूद थे। अब एक और अहम डेवलपमेंट जिस पर हम बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में आज दहशत गर्दों की जानिब से बमसाजी के मवाद के धमाके ने फितना अल खवारिज के मकरूह चेहरे को बेनकाब किया है, जिसमें कम अज़ कम इत्तलात हैं कि 24 अफराद जाबाक हुए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक दहशत गर्दों ने एक रिहायशी इलाके को बारूदी मवाद और हथियारों के कारखाने में बदल कर निहत्ते आवाम की जिंदगियां दाव पर लगाईं। वहाँ की जो पुलिस है उसका ये कहना है कि फितना अल खवारिज के 2 दहशत गर्दों अमान गुल और मसूद खान ने मकामी घरों को अड्डा बनाकर रखा हुआ था और शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों की शहादत का ये वाक़या पेश आया, जो दहशत गर्दों की सफाकियत का एक और बड़ा सबूत है। ये पहली बार नहीं है कि फितना अल खवारिज ने अवामी मकामात और मसाजिद में असलहा और बारूद ज़ख़ीरा किया हो। इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं जहाँ दहशत गर्द पब्लिक मकामात और बेगुनाह लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये दहशत गर्दी दरअसल फितना अल खवारिज का असल एजेंडा जाहिर करती है, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, चाहे इसके लिए निहत्ते पाकिस्तानी अवाम का खून क्यों ना बहाना पड़े, चाहे उन्हें कुर्बानी का बकरा क्यों ना बनाना पड़े। दूसरी तरफ हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को लेकर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसे पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी भरपूर सपोर्ट दी। लेकिन पाकिस्तानी कौम और इदारों का इस हवाले से इत्तफाक़ राय है कि दहशत गर्दों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिनों खैबर, बाजोड़ और दीगर शुमाली अजला में कलअदम तंजीम TTP के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में नुमायां तौर पर इजाफा होता जा रहा है। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि TTP के मुतादिद अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और आज जब ये वाक़या पेश आया तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर और TV पर यह प्रोपेगेंडा शुरू किया कि शायद ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो। लेकिन इसकी जो वजाहत है या सबूत है या जो तस्दीक है वो इस तरह मिलती है कि जब इसको अरब न्यूज़ ने और वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये तमाम वाक़यात किस तरह पेश आया और ये 2 दहशतगर्द जिनका जिक्र हो रहा है वो किस तरह वहाँ पर बारूदी मवाद जमा कर रहे थे और उसके नतीजे में ये धमाका हुआ
और ये इम्पॉर्टेंट जो इंसानी जानें हैं वो ज़ाया हुई। सो भारतीय सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचने के लिए जो लोग बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक के इस किस्म के वाक़यात को प्रमोट करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो मुल्क की सर्विस कर रहे हैं या मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।